परमाणु हथियारों पर नेटो महासचिव का बयान आ गया है। परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफे पर मंथन। नेटो को चीन रूस से परमाणु खतरा है, यह कहा जा रहा है नेटो की तरफ से। न्यूक्लियर वॉरहेड में बढ़ोतरी जरूरी है, इस बात का जिक्र किया गया है नेटो की तरफ से। तो न्यूक्लियर वॉरहेड में और ज्यादा बढ़ोतरी की जानी चाहिए, नेटो ने इस बात पर जोर दिया है और सीधे तौर पर यह माना है कि नेटो को चीन और रूस से परमाणु खतरा है। ऐसे वक्त में जब जंग और ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है, नेटो का यह बयान अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके अगर पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात से जोड़कर इसे देखा जाए, उससे पहले नेटो की तरफ से यह बयान अपने आप में बहुत अहम है। नेटो की परमाणु प्रतिज्ञा इसे आप कह सकते हैं। नेटो महासचिव ने क्या कहा? परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफे पर मंथन जरूरी है। नेटो को दो मोर्चों चीन और रूस से परमाणु खतरा है। बचाव के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड में बढ़ोतरी पर वो जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बढ़ोतरी जरूरी है, इजाफा होना चाहिए। समय क्यों अहम है? व्हाइट हाउस ने एक हफ्ते पहले दिया था ऐसा बयान। चीन रूस के बढ़ते वॉरहेड का जवाब देना जरूरी है, यह अमेरिका ने कहा था और अब नेटो इसे दोहरा रहा है। संदेश क्या है? रूस चीन को हथियारों में इजाफे पर रोक की चेतावनी एक तरह से दी जा रही है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, असर क्या होगा? पहली बार नेटो के फोकस पर चीन भी आया है। न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे में इजाफे की यही वजह है कि होड़ मची हुई नजर आ रही है। कैप्टन श्याम, ये आखिर कहां तक जाएगी? और थोड़ी देर पहले हमने तिकड़ी का जिक्र किया था, अब इसे चौकड़ी का नाम देना चाहिए क्योंकि चीन भी इसमें शामिल नजर आता है और नेटो की तरफ से चीन पर पहली बार निशाना साधने की गई है कोशिश। नेटो चीफ ने यह भी कहा है कि चाइना को इस रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए फ्यूलिंग द फायर जो यूक्रेन में हो रहा है। ये इसलिए भी कह रहे हैं वो क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट वैसे तो कई बार यूएसए वेस्टर्न कंट्रीज में विजिट करते रहे थे, पर जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से वो कहीं बाहर नहीं गए हैं। उसके कई कारण हैं। वो एक तरह से इंटरनेशनल कोर्ट में क्रिमिनल के रूप में जाने जाते हैं, सैंक्शंस लगे हैं उनके ऊपर, तो वो नहीं जा रहे। सिर्फ चाइना गए हैं और अब वो यहाँ जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया और इसके बाद वो जाएंगे वियतनाम। ये दोनों कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट माने जाते हैं। तो इसलिए नाटो चीफ का यह बयान कि चाइना रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो हाथ से हाथ मिलाकर एक तरह से टैसिटली सहायता कर रहा है पुतिन को लगातार यूक्रेन के अगेंस्ट, और नॉर्थ कोरिया भी उसमें शामिल है। 10 से ज्यादा खेप चले गए हैं। देखिए, सियोल से जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनकी सिस्टर ने कहा है कि ये गलत है। कई मिसाइल्स फायरिंग की है अभी मई में नॉर्थ कोरिया ने। ये सब खेप कहां जा रही है? क्योंकि कई जगह विटनेस मिले हैं कि मिसाइल्स वहां यूज किए जा रहे हैं। तो चाइना और रशिया दोनों को ये जो परमाणु जो बढ़ाए जा रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल देखा जा रहा है। तो एक तरह से एक पूरी भूमिका के साथ ये बात नेटो चीफ कह रहे हैं। बड़ी बात आपने कही। और देखिए, इस बीच उत्तर कोरिया की यात्रा से पहले पुतिन का लेख भी सामने आया है, जहां रूस उत्तर कोरिया के बीच संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों के संबंध 7 दशक से पुराने हैं, इस बात का जिक्र किया गया। हर मुश्किल समय में दोनों देश एक साथ खड़े रहे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप के पूर्व सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन का बड़ा बयान सामने आया है। चीन से संबंध तोड़े अमेरिका। रॉबर्ट ओब्रायन ये कह रहे हैं यूएस फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करे। तो देखिए, ट्रंप के पूर्व सलाहकार की डिमांड क्या है, वो क्या मांग कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं। चीन के साथ सभी आर्थिक संबंध तोड़ने चाहिए, ये कहा गया है। अमेरिकी मरीन कमांडो की एशिया में तैनाती हो, परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर दिया जाए, अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था चीन से अलग करे, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया बता दें आपको। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम को मदद हो, इस बात का जिक्र किया गया। ताइवान को दी जा रही सैन्य मदद को बढ़ाया जाए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में फाइटर जेट की सुरक्षा को बढ़ावा को लेकर भी बात कही गई। तो देखिए किस तरीके से चतुर्वेदी सर, यहाँ पर ट्रंप के पूर्व सलाहकार जो बात कह रहे हैं उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? प्रतिमा, ये पूर्व सलाहकार के जो
विचार हैं वो बहुत प्रशंसनीय हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अचीवेबल नहीं है। अगर कोई सोचता है कि चीन के साथ ट्रेड बंद कर देगा, चीन के ऊपर सैंक्शन लगा देगा और वो सब इफेक्टिव प्रभावशाली होंगे, ये बिल्कुल दिल को खुश करने वाली बातें हैं। लेकिन सैंक्शंस आज के दिन में, क्योंकि कुछ ना कुछ इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है, इंटरडिपेंडेंसी हो गई है कि सैंक्शंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आपने रशिया के केस में देखा है कि कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा अगर आप देखा जाए कि साउथ चाइना सी में या पैसिफिक कमांड ऑलरेडी ये फाइटर जेट्स वगैरह सब तैनात हैं। एज फार एज परमाणु हथियारों के बढ़ावा देने के लिए जो बात कही है, मैं समझता हूँ ये केवल माइंड गेम है, इसके बियॉन्ड नहीं। परमाणु हथियार अगर हजारों में हैं तो ये नहीं है कि ये हजार कभी यूज़ किए जाएंगे। परमाणु हथियार 10, 12, 15, 20 इससे ज़्यादा कभी नहीं यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके पहले ही विध्वंस इतना हो चुका होगा कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने गलती की जी। और केवल एक देश में समझता हूँ ऐसा है जो कि गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकता है, और वो है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वहाँ का जो शासक है वो अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल। और इसलिए मैं समझता हूँ इसके अलावा और कोई विश्व में ऐसा देश नहीं है जो शासक है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं चतुर्वेदी जी, यही अपने आप में सचदेव सर सबसे बड़ी चिंता का सबब भी है दुनिया के लिए कि एक ऐसे गैर जिम्मेदार नेता से व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती बढ़ रही है। रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे तानाशाह मुल्क की दोस्ती परवान चढ़ रही है। इसका अंजाम क्या हो सकता है? इसके कई अंजाम हो सकते हैं। पहली बात तो जैसा मैंने कहा कि उत्तरी पूर्वी एशिया में, जो कि एक भूसामरिक मैदान है जी, वहाँ जहाँ जापान और साउथ कोरिया की डिफेंस ट्रीटीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। अमेरिका के लिए एक नया डाइवर्शन पैदा किया जा सकता है। अमेरिका को वहाँ पर तैनाती बढ़ानी पड़ सकती है, जिसका कि असर यूक्रेन पर अमेरिका की सप्लाईज के ऊपर पड़ सकता है। दूसरी ओर अगर ट्रंप फिर से वापस आते हैं तो इसका ट्रंप ने, आपको याद होगा, अपने शासनकाल में 3 बार किम जोंग उन से मुलाकात की थी और उनको परमाणु शस्त्रों को निषेध करने के लिए बनाने की कोशिश की थी, जो असफल रही थी। और इसी को आगे बढ़ाया जा सकता है तो नरम और गरम दोनों तरह की राजनीति चलने की संभावना है। तीसरी तरफ ये है कि नाटो का एक्सपेंशन यूक्रेन तक ही नहीं बल्कि एशिया तक हो सकता है जी। क्योंकि अगर रूस को घेरना है, कंटेनमेंट करना है, तो उनको दूसरी ओर भी आना होगा जी। और इस तरह इसके लिए ऑकस और दूसरे जो गुट बनाए जा रहे हैं उनका इस्तेमाल और ज़्यादा ज़ोर से हो सकता है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी या पिवोट एशिया की जो अमेरिका की रणनीति है उसके ऊपर ज़्यादा कारगर तरीके से अमल करना होगा। ठीक है। इन सब की वजह से एक डाइवर्शन अमेरिका के लिए पैदा होगा। ठीक है सर। और ये पुतिन की यात्रा का एक लंबी अवधि का मंतव्य हो सकता है।